हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये 12th इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए और पूरे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ाइए। तो आखिरकार वो वीडियो आ चुका है और आपका इंतजार खत्म हो चुका है। ये 12th इंग्लिश का एक मैराथन क्लास है। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए टोटल 18 ऐसे क्वेश्चन हैं 5 चैप्टर तक, यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक टोटल 18 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा यही आते हैं और इस बार भी यही आएंगे। तो अगर आपका भी टारगेट है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में मैं इंग्लिश में 95 प्लस मार्क लेकर आऊं, यानी कि 100 में 95 प्लस में लेकर आऊं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि अब आपके पास अंतिम मौका है। ज्यादा समय नहीं है, जो समय बचा है उसको अच्छे से तैयारी करने में लगा दीजिए। और ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम किन चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए 5 चैप्टर टोटल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है। ये प्रोज का चैप्टर है 5। तो द लास्ट लेसन। दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा है डीप वाटर। चौथा चैप्टर है द रैट ट्रैप और 5वां चैप्टर है इंडिगो। इन 5 चैप्टर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जितने भी मैं बताऊंगा, क्योंकि 8 नंबर के ये आते हैं और 8 नंबर हमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, यानी कि ये आपका द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर जो स्कूल है एलसीएस एंड लॉरेन वाला, उसमें क्या है कि बुलेटिन बोर्ड जो लगा है जिस पर क्या होता है सूचनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। तो व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। जो स्कूल में बुलेटिन बोर्ड होता है उस पर क्या लगाया गया था, कौन सी सूचना लगाई गई थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को हैड बीन पुट अप यानी कि लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर। तो देखिए बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था, ठीक है। उसमें कहा क्या गया था, देखिए इट said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। उसमें कहा गया था कि ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन would be taught, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर यह लिखा था, उसमें कहा गया था कि अब एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। और इसमें एक टीचर है एम हेमल जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लिखा द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई बंद करनी पड़ी, ठीक है। यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई अब बंद करनी होगी, स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही दुखद खबर थी। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें कहा गया था कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए होता क्या है, क्योंकि जो एम हेमल थे वो फ्रेंच के टीचर थे, तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक ही चैप्टर से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। देखिए उन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही कॉल्ड, उन्होंने बताया
फ्रेंच, फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज यानी कि सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को संसार की सबसे सुंदर भाषा कहा, ठीक है। ही सैड दैट, इतना ही नहीं और भी कुछ कहा। ही सैड दैट, उन्होंने कहा कि इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से कहेंगे, ठीक है। इनकी मातृभाषा फ्रेंच है, तो ये फ्रेंच के बारे में कह रहे हैं कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच को बताया दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा इन्होंने थोड़ी बड़ाई की, ठीक है, अपनी भाषा का, मातृभाषा का, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसकी महत्व के बारे में। तो एम हेमल ने भाषा और भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा, जो फ्रेंच भाषा है उसके और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो आगे चलकर, ठीक है। तो देखिए, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। तो उन्होंने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। देखिए, ये इसका आंसर ऊपर वाले की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ उसके महत्व के बारे में भी इसमें कहा गया है। He asked them to guard it among them and never forgot it। यानी कि उन्होंने कहा, जो उनकी मातृभाषा है, ठीक है। He asked them, उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, to guard it, यानी कि इसकी रक्षा करें, among them एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। उसने उन्हें अपने बीच इसकी रक्षा करने के लिए और इसे कभी ना भूलने के लिए कहा कि जो हमारी फ्रेंच भाषा है आप उसकी रक्षा करें और उसको कभी भूलें ना, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे भी उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ कहा। ही गेव ये रीजन आल्सो व्हेन पीपल बियर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैड द की टू देयर प्राइजन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए, ही गेव ये रीजन, उन्होंने एक कारण बताया, ठीक है। उन्होंने एक कारण यह भी बताया व्हेन, जब पीपल बियर इंस्लेव्ड, जब लोग जो है गुलाम थे, इंस्लेव्ड का मतलब गुलाम थे, ठीक है। एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, ठीक है। जब लोग गुलाम थे तब वे अपनी भाषा पर कायम रहे। देखिए, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा में बहुत लंबे समय तक कायम रहे। दे हैड द की टू दियर प्राइजन, ठीक है, और उनके पास अपनी जेल की चाबी थी। देखिए, आपकी मातृभाषा, मान लीजिए आप जेल में बंद है तो आपकी मातृभाषा आपके लिए जेल की चाबी का काम कर सकती है, ठीक है। तो ही गेव ए रीजन आल्सो व्हेन पीपल वर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज दे हैड द की टू दियर प्राइजन। इसका मतलब है उन्होंने एक कारण यह भी बताया कि जब लोग गुलाम थे, जब वो अपनी भाषा पर कायम रहे तो उनके पास अपने जेल की चाबी थी, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपनी भाषा को जेल की चाबी से तुलना किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन फिनिश होता है, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आता है जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको देखिए। देखिए, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है। देखिए, होता क्या है इस चैप्टर में कूड़ा बीनने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले का काम करते हैं। अब पूछा जा रहा है कि व्हाई डज द ऑथर से, लेखिका ऐसा क्यों कहती है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। जो कूड़ा बीनते हैं उनके लिए कूड़ा करकट ही सोना है, ऐसा वो क्यों कहती हैं। देखिए क्यों कहती हैं, सोने का मतलब यहां से कुछ मनी से किया गया, कुछ पैसे से किया गया उसकी तुलना, ठीक है। देखिए, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, गार्बेज कूड़ा करकट इज द ओनली मीन्स, एकमात्र साधन है आप सर्वाइवल फॉर देम, उनके जीवन यापन का। तो देखिए, कूड़ा करकट या कचरा ही उनके जीने का एकमात्र साधन है,
क्योंकि वो कचरा नहीं बीनेंगे तो वो कैसे 2 पैसे पाएंगे, कैसे उनका दिनचर्या चलेगा, ठीक है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी। देखिए दे सर्च, वे ढूंढते हैं, फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान वस्तुएं, इन द गार्बेज यानी कि कूड़े में, वे कूड़े में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं, एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और उसे कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। जैसे उसको कागज मिल गया, कोई कुछ भी चीजें मिल गई, उसको वो बेच देते हैं। अगर उन्हें लोहे का टुकड़ा मिल जाएगा तो और खुश होंगे, वो थोड़ा महंगा बिकेगा, ठीक है। तो ये सब करते हैं वो। दे पिच देयर टेंट्स वेयर एवर दे कैन फाइंड रैक्स। दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं, वेयर एवर जहां कहीं भी, दे कैन फाइंड रैक्स, उन्हें कूड़ा करकट मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए उनका कोई घर नहीं है, ठीक है, उनका कोई एक जगह घर नहीं है, वे तंबू लिए रहते हैं, उसको वहीं गाड़ देते हैं जहां उन्हें कूड़ा करकट मिल जाता है, ठीक है। सो द ऑथर राइटली सेज, इसलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है, दैट की गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड फॉर द लैक पिकर, यानी कि गार्बेज जो है, कूड़ा करकट जो है, उनके लिए सोने से कम नहीं है। किसके लिए? जो कूड़ा करकट बीनते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन था, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कचरा उनके लिए सोना है। तो गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि कूड़ा करकट ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, वे कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उनको कुछ पैसों के लिए बेचते हैं, ठीक है, यानी कि उसके बदले में कुछ पैसे उन्हें मिल जाएं, वही उनके लिए बहुत है, ठीक है। अब कोई कूड़ा करकट में सोना नहीं फेंकेगा। दे पिच देयर टेंट्स वेयरएवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपने तंबू वहीं गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिलता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैक पिकर, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि जो कूड़ा करकट है वो कूड़ा बीनने वालों के लिए, यानी कि रैक पिकर्स के लिए सोने से कम नहीं होता, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक साहब है, ठीक है, एक लड़का है, तो वो भी कूड़े करकट बीनता है। देखिए, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। देखिए, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है, यानी कि साहब जो है कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वेयर इज ही वो कहां है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम और वो कहां से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर दो प्रकार से आया है कि साहब जो है कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वो कहां है और कहां से आया है। तो देखिए, साहेब इज ये रैक पिकर, साहेब जो है वो कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है, ठीक है। देखिए, जैसे कूड़े बीनने वाले जो लोग होते हैं, वो दिल्ली के सीमापुरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, ठीक है। तो साहेब इज ये रैक पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। सोने की तुलना यहाँ पर कुछ वस्तुओं से की गई है, ठीक है, कुछ मूल्यवान वस्तुओं से, जिसके बदले में उसको पैसे मिल सके। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, अभी वर्तमान में वो दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा था कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, तो साहेब एक कूड़ा बीनने वाला है, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था, यानी कि कुछ मूल्यवान वस्तुएं, समथिंग वैल्यूएबल थिंग्स वो ढूंढ रहा था, ठीक है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां है और कहां से आया है। तो प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वर्तमान में वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आया। देखिए, बांग्लादेश जो है ये हमारा नाइबर कंट्री है, यानी कि पड़ोसी देश है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ऐसे बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, इज साहेब हैप्पी, देखिए साहेब जो है वो अब चाय की दुकान पे काम करने लगा है, ठीक है। तो इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, यानी कि साहेब जो है क्या वो टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, यानी कि साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या कीजिए। देखिए, चाय की दुकान पर काम करके कौन खुश रहेगा, कोई नहीं, क्योंकि सभी लोग अपना खुद का मालिक बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम खुद कुछ अलग करें, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे साहेब भी करना चाहता है, तो वो चाय की दुकान पर काम करके खुश क्यों रहेगा, क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना है, ठीक है, समथिंग बिग। तो देखिए, साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी, ठीक है, यानी कि साहेब जो है वो खुश नहीं दिखता है वर्किंग, काम करके, एट द टी स्टॉल, यानी कि चाय की दुकान पर। तो साहेब जो है चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड, नाउ अब ही फील्स वो अनुभव करता है, बाउंड एंड बर्डन, यानी कि खुद को बाध्य और बोझिल, मतलब वो बंधा हुआ है, इस दुनिया के माया जाल में वो बंधा हुआ है और उसे यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं है, क्योंकि साहेब जो है वो कुछ और बनना चाहता है, ठीक है।
लेकिन उसे कूड़ा चाय की दुकान पर काम करके वो खुश नहीं है। तो इससे ये एक्सप्लेन होता है कि वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन था, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, व्याख्या कीजिए। तो साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन, वह अब खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, दैट्स सिंपल। तो इसमें भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। अब देखिए इसी चैप्टर में फिरोजाबाद जो सिटी है उसका भी बात किया गया है कि फिरोजाबाद क्यों फेमस है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फिरोजाबाद में क्या होता है, वहां पर चूड़ियां बनाने का काम होता है। लोग क्या है, वहां का लगभग हर एक परिवार, एवरी फैमिली, ठीक है, इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग्स, यानी कि वो वहां के हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ। तो देखिए फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद शहर जो है वो फेमस है, ठीक है, किसके लिए, फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि जो कांच के उद्योग होते हैं, ठीक है, जैसे चूड़ी बनाने वाला उद्योग है तो कांच बनाने के उद्योग के लिए ये फेमस है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है, यानी कि जो कांच की चूड़ियां होती हैं वो, ठीक है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि एवरी अदर फैमिली, यहाँ का लगभग हर एक परिवार, हर दूसरा परिवार, हियर इज इंगेज्ड लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने के काम में, ठीक है। तो यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, ठीक है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यह अपने चूड़ियों के लिए फेमस है, क्योंकि देखिए जो चूड़ियां पहनती हैं लेडीज, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है, ये सब किसी ना किसी सिटी में बनाया जाता है, ठीक है, ऊपर से नहीं गिरते हैं। तो वो वही चीजें यहाँ पर बात की जा रही है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद जो शहर है ये किस बात के लिए फेमस है, किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद जो है ये कांच बनाने के उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है, दैट्स अ सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। देखिए फिरोजाबाद में चूड़ियां तो बनाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन चूड़ियों के ऊपर पॉलिशिंग किया जाता है, जो डिजाइनिंग, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बनाइए, यानी कि जो लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे खतरे भी हैं, बहुत सारे हजार्ड्स हैं, ठीक है, खतरे हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। देखिए कैसे, वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि वर्कर्स जो वहां के श्रमिक होते हैं वर्क काम करते हैं इन डिंगी सेल्स, ठीक है। डिंगी सेल्स का मतलब क्या होता है, बहुत जो गंदे गंदे कोठरियां होती हैं, गंदे गंदे जो रूम्स होते हैं, ठीक है, उसमें अंधेरा रहता है, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। अब बिना हवा के तो कोई रह नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब ज्यादा हवा नहीं जाती, ना ही ज्यादा लाइट जाता है। तो वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, ठीक है, जो वहां के श्रमिक हैं जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं वो बिना हवा और प्रकाश के कोठरियों में, यानी कि रूम्स में काम करते हैं, ठीक है। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ठीक है, दे लूज वो खो देते हैं द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, अपने आंखों की रोशनी। बहुत सारे जैसे ये सब खतरे हैं। अब क्या ऐसा थोड़ी ना कि आंखों की रोशनी खो जाएगी तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, मजा कैसे आएगा फिर, ठीक। तो दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, वे अपने आंखों की रोशनी, उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट ऐसा हो सकता है, कैन बी, ठीक है। द पाउडर फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि द पाउडर फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल्स चूड़ियों का पॉलिश किया जाता है, ठीक है, उसमें जो पाउडर निकलता है, ठीक है, वो उनको अंधा भी बना सकता है। क्या लिखा है, द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, यानी कि जो पॉलिश करने का पाउडर होता है बैंगल्स चूड़ियों को, आल्सो ब्लाइंड्स देम, उनको अंधा भी कर सकता है, ठीक है। तो जो उसमें आंखों की जो उनकी रोशनी है, चूड़ी की जो पॉलिश में पाउडर लगता है, ठीक है, वो उन्हें ब्लाइंड भी कर सकता है, यानी कि अंधा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब खतरे हैं, यानी कि उन्हें बिना हवा और पानी के किसी रूम में ज्यादातर काम करना रहता है, वे अपने आंखों की रोशनी भी खो सकते हैं, और वो उसका जो पाउडर होता है, जो पॉलिशिंग किया जाता है चूड़ियों का, उसका जो पाउडर होता है वो उन्हें
ब्लाइंड भी कर सकता है, अंधा। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, डीप वाटर से। डीप वाटर का मतलब क्या होता है? गहरा पानी। ठीक है, तो इसमें जो विलियम डगलस जी हैं वो बता रहे हैं कि मेरे साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी, वो उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, When did the writer join the YMCA pool and why? यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों किया? आखिर रीजन क्या है कि उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया? देखिए YMCA पूल क्या है? देखिए इसमें जो है तैरना सिखाया जाता है कि आप कैसे पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, वही उसमें सिखाया जाता है। तो क्या हुआ था कि डगलस जी को किसी लड़के ने, एक बार वो जो है स्विमिंग पूल के पास बैठे थे, तो एक लड़का आया, उनको पानी में उसने ढकेल दिया। ठीक है, डगलस जी को। तो क्या हुआ, उन्हें तैरना आता नहीं था, तो उन्हें लगा अब मैं डूब जाऊंगा, यानी कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन किसी तरह वो बच गए थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया ताकि वो तैरना सीख सके। ठीक है, तो देखिए He was 10 or 11 years old when he joined the YMCA pool. यानी कि he was 10 or 11 years old, वो लगभग 10 से 11 साल के थे when he joined the YMCA pool, जब उन्होंने YMCA pool ज्वाइन किया। ठीक है, आगे देखिए, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। यानी कि YMCA पूल है क्या? ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें जो है तैरने सीखने का, तैरना सिखाया जाता है, उसका अवसर दिया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि आप तैरना सीख सकें। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, वो एक अवसर प्रदान करता है, टू लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने का। ठीक है, तो जो YMCA पूल है ये तैरने सीखने के लिए एक अवसर आपको प्रदान करता है। तो क्वेश्चन था, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई? यानी कि लेखक ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों किया? तो ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल। वो लगभग 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। ठीक है, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, ये जो है तैरना सीखने का एक अवसर हमें प्रदान करता है कि आप कैसे तैरना सीख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू लर्न हाउ टू स्विम। ठीक है, कैसे हम तैर सकते हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर देखिए, इसी चैप्टर से है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? यानी कि विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं? देखिए विलियम डगलस जी के साथ दुर्घटना हुई थी, तभी उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया था। ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी में ढकेल दिया गया था तो उन्हें तैरना आता नहीं था, तो उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन करने का फैसला किया कि मैं कुछ टाइम तैरना सीखूंगा। ठीक है, स्विमिंग सीखूंगा, तो अगर मान लीजिए बाद में कोई मुझे ढकेल भी देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तैर कर बाहर चलाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? यानी कि वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। तो देखिए, Douglas goes to the swimming pool when no one else is there. Douglas goes to the swimming pool, यानी कि डगलस जो है स्विमिंग पूल के पास जाते हैं when, जब no one else is there, वहां कोई नहीं होता। तो डगलस स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। फिर होता क्या है, एक लड़का आता है। ठीक है, he sits there waiting for someone to come, तो वो वहां क्या करने के लिए जाते हैं, वो वहां पर बैठ जाते हैं। ठीक है, किसी के आने का इंतजार कर रहे थे वो। देखिए He sits there waiting for someone to come, वे किसी के आने का इंतजार करने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं कि अभी वो आएंगे। ठीक है, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तभी होता क्या है, वो तो नहीं आते, लेकिन एक लड़का आता है मोटा सा। ठीक है, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का कम्स आता है देर वहां, एंड थ्रोज हिम, और उन्हें फेंक देता है इनटू डीप वाटर, यानी कि गहरे पानी में। तो देखिए जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो तो नहीं आया, लेकिन एक मोटा सा आदमी आया। ठीक है, हट्टा कट्टा सा, और उसने क्या किया, उनको गहरे पानी में ढकेल दिया, फेंक दिया। ठीक है, अब गहरे पानी में अचानक फेंक देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी किसी को भी। ठीक है, तो देखिए दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप्स डेथ। ठीक है, तो दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही घटना है, ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, ये वही दुस्साहस है, इन व्हिच, जिसमें वो नैरोली एस्केप डेथ, वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। ठीक है, तो ये वही घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं, और इसमें वे मृत्यु से बार बार बच जाते हैं। इस घटना से उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? वो कौन सी घटना है जिसका विलियम सी डगलस जिसके बारे में बात करते हैं? तो डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, यानी कि डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वे वहां किसी के आने के इंतजार कर रहे होते हैं, इंतजार करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर,
एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उनको गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ। ये वही घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं, जिसमें वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। अगर वो तैरना मान लीजिए नहीं आ रहा था, वो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो बच गए किसी तरह, ठीक है। और उन्होंने बचने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी किए, ठीक है, ऐसे नहीं बचे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ा, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है, जिसका नाम है द रैट ट्रैप, ठीक है, चूहेदानी। मतलब देखिए इसमें क्या है, Why did not the stranger tell the iron master that he was not Nils Olof? ठीक है, यानी कि जो अजनबी है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तो why did not the stranger tell the iron master, यानी कि अजनबी ने लोहे के कारखाने के मालिक को ये क्यों नहीं बताया that he was not Nils Olof, वो निल्स ओलोफ नहीं था, ठीक है। तो ये क्यों नहीं बताया उन्होंने, तो देखिए उसके मन में थोड़ा लालच था। When the iron master thought the stranger to be Nils Olof, ठीक है, इसका मतलब होगा कि when the iron master, जब लोहे के जो कारखाने का मालिक था, उन्होंने सोचा, थॉट सोचा, द स्ट्रेंजर टू बी निल्स ओलफ, यानी कि अजनबी को निल्स ओलफ। तो जब लोहे के कारखाने के मालिक ने अजनबी व्यक्ति को निल्स ओलफ समझा, ठीक है, तो द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रूथ, तो द स्ट्रेंजर अजनबी ने डिड नॉट टेल द ट्रूथ, उन्होंने सच्चाई नहीं बताई, दैट की ही वाज नॉट विद द होप ऑफ सेटिंग कपल्स ऑफ क्रोनोर मोर, ठीक है। इसका मतलब होगा कि वो क्रोनर की जोड़ी स्थापित करने की आशा के साथ नहीं था, वो क्रोनर की जोड़ी नहीं चाहता था। हिज ग्रीड मेड हिम कीप द ट्रुथ, यानी कि उसके जो लालच था, उसके मन में जो लालच था, उन्हें सच्चाई रखने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन था कि व्हाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वाज नॉट निल्स ओलफ, यानी कि अजनबी ने लोहे के कारखाने के मालिक को यह क्यों नहीं बताया कि वह निल्स ओलफ नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो लोहे के कारखाने का मालिक था वो अजनबी व्यक्ति को निल्स ओलफ समझ रहा था। तो देखिए व्हेन द आयरन मास्टर थॉट द स्ट्रेंजर टू बी निल्स ओलफ, जब लोहे के कारखाने का मालिक अजनबी व्यक्ति को निल्स ओलफ समझा, उसने समझा, ठीक है, द स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रूथ, तो अजनबी व्यक्ति ने उन्हें सच्चाई नहीं बताई, दैट की ही वाज नॉट विद द होप ऑफ सेटिंग कपल ऑफ क्रोनोर मोर, क्योंकि वह क्रोनोर की जोड़ी स्थापित करने की आशा के साथ वहां पर नहीं था, ठीक है। हिज ग्रीड मेड हिम कीप द ट्रुथ, और उसके लालच ने उसे सच्चाई रखने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। लालच बुरी बला है, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, ठीक है। इसका मतलब होगा कि फेरी वाला, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाले, तो फेरी वाले को यह आइडिया कहां से आया, यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है, जो चूहेदानी होती है ना, जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, ठीक है, माउसेस, रैट्स, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है, उसे ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों फील हुआ कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है, एक चूहेदानी की तरह, और हम लोग छोटे छोटे चूहे हैं, ऐसा उसे क्यों लगा, उसे फील हुआ, ठीक है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, यानी कि अपनी एक भटकन के समय एक बार वो भटक रहा था, वांडरिंग्स का मतलब होता है भटकना, वांडर का मतलब, ठीक है। ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग, अपने भटकन के दौरान वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडियाज, अचानक वह अपने विचारों के बीच फंस गया, ठीक है। दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिज वाज नथिंग बट ये बिग रैट ट्रैप, कि पूरा संसार और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है। मतलब समझे, एक चूहेदानी है जिसमें हम लोग छोटे छोटे चूहे हैं, उसे ऐसा लगा, ठीक है। अब हम लोग हैं नहीं, लेकिन उसे लगा, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया बीइंग वर्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि किस फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है, वो एक रैट ट्रैप है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने एक भटकन के दौरान एक बार वो भटक गया और उसने अब वह अपनी रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था, अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडियाज दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिज वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, अचानक वह अपने विचारों के बीच फंस गया, ठीक है। अचानक वह अपने विचार से चकित हो गया कि ये पूरी दुनिया कुछ और नहीं, सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है। उसे ऐसा विचार आया, जबकि है नहीं ऐसा, ठीक है। उसे लगा ऐसा कि हम लोग चूहे हैं और ये एक चूहेदानी है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर से है।
व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, ठीक है। यानी कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान, तो किसान जो है सो टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो ज्यादा बातें करता हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। तो जो किसान था वो फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी क्यों था और इतना मित्रवत क्यों था, ठीक है। बहुत ज्यादा बातें करता था फेरी वाले से और उसके मित्र की तरह बातें करता था। तो देखिए एक रीजन एक ही था, द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, यानी कि जो क्राफ्टर है, किसान है, उसके पास पत्नी नहीं थी, उसने शादी नहीं किया था। द क्रॉफ्टर हैज नो वाइफ, उसका जो है विवाह नहीं हुआ था। जिसकी शादी नहीं हुई वो तो स्लो बोलेगा ही वॉज ऑल एलोन, वो जो है अकेला था, बिल्कुल अकेला था, ठीक है। ही हैड नो चिल्ड्रेन, उसके पास बच्चे नहीं थे। जब पत्नी नहीं है तो बच्चे कहां से होंगे, ठीक है। ही वॉज हैप्पी टू समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, ठीक है। तो वो क्या है, जब अकेलेपन में किसी से बात, वह अकेलेपन में किसी से बात कर कर बहुत खुश होता था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू समवन टू टॉक, किसी से बात करके, टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। तो वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करके बहुत खुश होता था। तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था। तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, क्रॉफ्टर यानी कि किसान के पास पत्नी नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वाज ऑल एलोन, वो अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, वो अकेलेपन में किसी से बात करके बहुत खुश होता था। क्योंकि जब बच्चे नहीं होंगे, जब पत्नी नहीं होगी तो किससे बात करेगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर एक रीजन बताया जा रहा है कि आखिर कैसा था क्या, ठीक है। 14 नंबर देखिए इसी चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिए व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, यानी कि क्वेश्चन है आपका कि फेरी वाला जो था, व्हाट मेड द पेडलर थिंक, जो फेरी वाला था वो उसने ऐसा क्यों सोचा, दैट की ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि वास्तव में वह एक चूहेदानी में फंस गया है। तो फेरी वाला जो था वो ये सोचने को मजबूर क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया। तो देखिए द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनोर्स, ठीक है। तो द पेडलर, जो पेडलर था, फेरी वाला था, स्टोल, उसने चुराया था, द क्रॉफ्टर्स, किसान के 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, ठीक है। तो जो फेरी वाला था उसने किसान के 30 क्रोनर चुराए थे। जैसे हमारे पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो हम लोग रुपए कहेंगे, वहां पर क्रोनर था तो क्रोनर की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए फॉर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, ही एंटर्ड ए वुड, वो एक जंगल में घुस गया। देखिए उसने पैसे चुराए किसान के, फिर वो उसने क्या किया, वो अपनी सुरक्षा के लिए जंगल में चला गया ताकि उसे पकड़ ना पाए कोई, ठीक है। पैसे चुराकर भाग रहा था, चोर हो गया। He walked and walked without coming to its end. He walked and walked, वो चलता गया और चलता गया, without coming to its end, बिना किसी अंत के, यानी कि इतना ज्यादा वो चला कि उसे अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था कि आखिर कहां इसकी समाप्ति है जंगल की, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए वो जंगल में घुस गया था और वह चला और उसके अंत तक आए बिना वो चलता गया, ठीक है। फिर उसे क्या लगा, दिस मेड हिम थिंक, इससे उसे लगा कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, वो सचमुच एक चूहेदानी में गिर गया। देखिए कोई चूहा अगर चूहेदानी में गिर जाएगा तो वो निकल नहीं पाएगा जल्दी जब तक उसे खोला नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे उसको भी लगा कि मैं जंगल में तो घुस गया हूं, लेकिन इस जंगल का अंत कहां है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तो उसे भी ऐसा लगा कि भैया मैं एक चूहेदानी में फंस गया हूं, मैं एक चूहेदानी में गिर गया हूं, क्योंकि इससे बाहर मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं। तो वही वो सोच रहा था। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला यह सोचने को मजबूर क्यों हुआ कि वास्तव में वह एक चूहेदानी में फंस गया है। तो द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, जो फेरी वाला था उसने किसान के 30 क्रोनर चुरा लिए थे। फॉर सेफ्टी ही एंटर्ड ए वुड, अपनी सुरक्षा के लिए वह एक जंगल में घुस गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, वो चलता गया और चलता गया और जंगल का अंत नहीं आया, यानी कि उसे ऐसा लगा कि ये जंगल कितना बड़ा है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा इससे। तो जब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था तो उसे एक आइडिया आया कि दिस मेड हिम थिंक, उसे यह विचार आया, उसे ऐसा लगा दैट कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, वो एक चूहेदानी में गिर गया है, ठीक है। ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इसी चैप्टर से है। देखिए 15 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में। देखिए क्या है कि व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम,
यानी कि व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर, ठीक है। यानी कि जो फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद, एडला एडला एक इसमें है, तो व्हाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर, यानी कि जो एडला है उसने जो फेरी वाला है उसकी खातिरदारी क्यों की, इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, जबकि उसे उसके बारे में सच्चाई पता था। तो फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी जो एडला है उन्होंने उसकी क्या नाम है उसका, पेडलर, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, तो उसने फेरी वाले का की खातिरदारी क्यों की जबकि उसे सच्चाई पता था। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन होगा, सी वांटेड टू फीड ये पुअर, ठीक है, सी वांटेड टू फीड ये पुअर, सी वह वांटेड चाहती थी, टू फीड ये पुअर किसी गरीब को खाना खिलाना, ठीक है। तो वो किसी गरीब को खाना खिलाना चाहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबों को देखकर उनको खाना दे देते हैं, उनको खाना खिलाने का प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा मैं इसको खिलाऊंगा, यानी कि जितना इनकी सेवा करूंगा उतना ही मैं आगे जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है और है भी, ठीक है। आगे देखिए, हंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम फील होम लाइक। देखिए, सी वांटेड टू फीड ये पुअर, वो एक गरीब को खाना खिलाना चाहते थे, क्यों, हंग्री मैन कोई भूखा आदमी हो, ऑन क्रिसमस क्रिसमस पर, एंड मेक हिम फील होम लाइक, ठीक है, और उसे ऐसा लगे कि घर जैसा उसे महसूस कराए। तो वो किसी गरीब को खाना खिलाना चाहती थी जो बहुत भूखा हो, और वो क्रिसमस के दिन वो खाना खिलाना चाहते थे, ठीक है, ताकि उसे क्रिसमस और उसे घर जैसा महसूस कराए, ठीक है, ताकि उसे लगे कि हाँ क्रिसमस है मेरे यहाँ और ये मेरे घर का सदस्य है, ठीक है, उसे ऐसा लगे। सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ देम, ठीक है, उसके साथ शांति के दिन का आनंद लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम शांति से एक दिन बहुत अच्छे से जिए, ठीक है। सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय, यानी कि वो उसके साथ आनंद लेना चाहती थी, ये डे ऑफ पीस विथ देम, यानी कि एक शांति वाले दिन के साथ वो चाहती थी कि आज का दिन बहुत शांति से हम जिए। तो यहां पर क्वेश्चन था आपका कि व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, यानी कि जो फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी जो एडला है उन्होंने उसकी खातिरदारी क्यों की, ठीक है। तो सी वांटेड टू फीड ए पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम फील होम लाइक, यानी कि वो एक गरीब को खाना, क्रिसमस डे के दिन एक गरीब को खाना खिलाना चाहती थी ताकि उसे अपने घर की तरह उसे फील कराए, ठीक है, उसे लगा ऐसा लगे। सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद देम, और वो उसके साथ एक दिन शांति के साथ जीना चाहती थी, यानी कि एक दिन का आनंद लेना चाहती थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे लास्ट चैप्टर से है, चैप्टर का नाम है इंडिगो, ठीक है, किसान, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। देखिए गांधी जी की बात हो रही है, ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो बहुत महान पुरुष थे, ठीक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन था कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। राजकुमार शुक्ला कौन है, ये एक किसान है, फार्मर, ठीक है, इंडिगो भी बोल सकते हैं। देखिए राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला वांटेड चाहते थे दैट की गांधी जी हिमसेल्फ, गांधी जी जो है स्वयं, शुड सी उन्हें देखना चाहिए, द कंडीशंस अवस्था ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के इंडिगो किसानों का, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो चाहते थे कि गांधी जी स्वयं चंपारण के इंडिगो जो किसान है उनकी दशा को देखें, ठीक है, कि आखिर वो किस कंडीशंस में है। दैट्स वाई ही लेड गांधी जी टू चंपारण, यही कारण है कि वो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को वहां तक पहुंचाया, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि जो गांधी जी हैं वो स्वयं चंपारण के जो फार्मर से, जो किसान है, उनकी दशा को देखें, उनकी अवस्था को देखें। दैट्स वाई ही लेड गांधी जी टू चंपारण, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण तक पहुंचाया, ठीक है, ताकि वो चंपारण में जाएं और वहां के जो किसान है उसकी कंडीशंस को देखें कि आखिर वो किस कंडीशन में है, ठीक है, ये क्वेश्चन था।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? यानी कि नौकरों को ऐसा क्यों लगा कि गांधी जी भी एक अन्य किसान है? आपके विचार से नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा? यानी कि जो वहां के नौकर थे उन्होंने गांधी जी को समझा कि ये भी एक किसान है, ठीक है, हम लोगों की तरह एक नॉर्मल फार्मर है। फार्मर या पीजेंट आप बोल सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, पीजेंट थे। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि ही वुड विजिट, उन्होंने यात्रा की थी, वो गए थे, ठीक है, मिलने राजेंद्र प्रसाद से रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि किसानों की समस्या को लेकर। तो वो किसानों की समस्या को लेकर राजेंद्र प्रसाद से मिलने भी जाएंगे। वो ऐसा चाहते थे कि हम जो है किसानों की प्रॉब्लम को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाएं ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो देखिए गांधी जी एकॉम्पनाइड राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी एकॉम्पनाइड, गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला के साथ थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था तो वो उनके साथ ही थे। सो द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वाज आल्सो ये पीजेंट, इसीलिए सर्वेंट थॉट, नौकरों ने समझा, दैट कि गांधी जी वाज आल्सो ये पीजेंट, गांधी जी भी एक किसान थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा समझा। तो क्वेश्चन था कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, यानी कि आपके विचार से नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा? नौकरों को ऐसा क्यों लगा कि गांधी जी भी एक किसान हैं? देखिए राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम, वे किसानों की समस्याओं को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के पास भी जाएंगे, जो राष्ट्रपति थे उस समय के। गांधी जी एकॉम्पनाइड राजकुमार शुक्ला, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ थे। तो जब उनके साथ थे तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये भी एक नॉर्मल इंसान होंगे, ठीक है, हम लोगों की तरह किसान ही होंगे। सो द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वाज आल्सो ये पीजेंट, इसीलिए किसान ने समझा कि गांधी जी भी एक किसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रोज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने बताया था। देखिए, लिस्ट द प्लेसेज दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ राजकुमार शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। यानी कि पूछा जा रहा है यहां पर कि गांधी जी ने जो शुक्ला से अपनी मुलाकात और उनके चंपारण से आने से पहले जिन स्थानों की यात्रा की थी उनकी सूची बताइए। यानी कि लिस्ट द प्लेसेज, उन स्थानों की सूची बताइए दैट जो गांधी जी विजिटेड, जहां गांधी जी ने यात्रा की थी, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, यानी कि शुक्ला से पहले मुलाकात के बीच, एंड हिज अराइवल टू एट चंपारण, और चंपारण पहुंचने से पहले। तो गांधी जी ने शुक्ला से अपनी मुलाकात और उनके चंपारण आने से पहले जिन जिन स्थानों की यात्रा की थी उनकी सूची बताइए, ठीक है। देखिए कहां कहां गए थे गांधी जी। गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ। तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग, गांधी जी की जो पहली मुलाकात थी विद शुक्ला, शुक्ला के साथ, वाज एट लखनऊ, लखनऊ में हुई थी, ठीक है। तो गांधी जी की शुक्ला के साथ पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। शुक्ला कौन है? राजकुमार शुक्ला, ठीक है, किसी का नाम होगा तो प्रॉब्लम मत लीजिएगा। आगे देखिए, देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन ही वेंट टू कानपुर, देखिए पहले इस तरह से नाम था, अब कानपुर हो गया, ठीक है। देन ही वेंट टू कानपुर, उसके बाद वो कानपुर गए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के कुछ अन्य भागों में भी गए, ठीक है। तो जब वो लखनऊ में पहली मुलाकात उनकी शुक्ला से हुई तब वो कानपुर गए और भारत के कुछ अन्य भाग में भी गए। ही रिटर्न टू हिज आश्रम अहमदाबाद, उसके बाद वो अपने आश्रम अहमदाबाद लौटे, ठीक है। लेटर बाद में ही वेंट टू कलकत्ता, वो कोलकाता गए, फिर पटना गए, बिहार में पटना है, ठीक है, एंड मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर गए बिफोर अराइविंग एट चंपारण, चंपारण पहुंचने से पहले। तो चंपारण पहुंचने से पहले वो कई जगह गए थे। फिर से एक बार देखते हैं, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, यानी कि गांधी जी ने शुक्ला से पहली मुलाकात और उनके चंपारण आने से पहले किन किन स्थानों की यात्रा की थी। तो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, तो गांधी जी की पहली मुलाकात शुक्ला से लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बाद वो कानपुर गए और भारत के अन्य भागों में भी गए, ठीक है। ही रिटर्न टू हिज आश्रम अहमदाबाद, उसके बाद वो अपने आश्रम अहमदाबाद लौट आए। लेटर ही वेंट टू कोलकाता, पटना एंड मुजफ्फरनगर बिफोर अराइविंग एट चंपारण, उसके बाद वो कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरनगर भी गए चंपारण लौटने से पहले, ठीक है। तो चंपारण लौटने से पहले वो कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरनगर भी
गए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा आज का ये सेशन फिनिश होता है। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश के 18 जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर 1 से 5 तक, तो जितने भी चैप्टर से चैप्टर 1 2 3 4 5 सबके मैंने क्वेश्चन बता दिए। टोटल 18 क्वेश्चन जो सॉल्व वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज का ये हमारा सेशन इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।